सो आज स्टार्ट करें साइंस एंड टेक पार्ट से दिसंबर करंट अफेयर मैगजीन का। पहला टॉपिक देख लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज यूएस के अंदर एक लैब थी जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन का एक जो सेटअप है वो क्रिएट किया गया। यहाँ एक इंस्टीट्यूट है, लॉरेंस लिवमोर नेशनल लेबोरेटरी, जो कि कैलिफोर्निया में है। वहाँ पे उन्होंने अचीव किया एक नेट एनर्जी गेन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये नेट एनर्जी गेन ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन हुआ है उसके दौरान देखने को मिला है। यानी नेट एनर्जी गेन का क्या मतलब है कि जितना एनर्जी सप्लाई किया, आउटपुट में हमें उससे ज्यादा एनर्जी मिला। ठीक है, यानी हमने एनर्जी जो सप्लाई किया उससे ज्यादा आउटपुट मिला, यानी इसको हम लार्ज स्केल पे यूज कर सकते हैं टू हार्नेस एनर्जी। ये जो साइंटिस्ट थे, नेशनल इग्निशन फैसिलिटी थी, इन लोगों ने एक पावरफुल लेजर को यूज किया था जिसके थ्रू हीट किया गया और कंप्रेस किया गया, यानी टेम्परेचर और प्रेशर का प्रयोग करके हाइड्रोजन जो न्यूक्लियाई है उसको फ्यूज किया गया और उस फ्यूजन से हमें हीट रिलीज हुई। और ये जो हीट है यही इस पूरे रिएक्शन के अंदर यही इग्निशन का एक इवेंट बना। एज यू नो, फ्यूजन आप जानते हो, फ्यूजन और फिजन दो टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। फिजन का मतलब होता है कि आपने ब्रेक डाउन कर दिया है, किसी बड़े मॉलिक्यूल को बड़े एटम को आपने लिया और ब्रेक डाउन कर दिया। तो जनरली यूरेनियम जो है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, U-238 का। उसको ब्रेक डाउन करते हैं एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को लाके, और फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू स्मॉलर एलिमेंट्स या एटम्स। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में हम क्या करें, छोटे छोटे एटम्स ले रहे हैं और उनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ जो हम एटम्स का इस्तेमाल जनरली फ्यूजन में अभी तक देखा गया है वो यहाँ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ड्यूटीरियम और ट्रिटीरियम। हाइड्रोजन जैसा कि आप जानते हो, हमारा अगर पीरियोडिक टेबल देखते हो साइंस के अंदर आप, तो सबसे पहला एलिमेंट होता है और सबसे लाइट वेट होता है बिकॉज उसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही हम आइसोटोप की बात करते हैं तो आइसोटोप बेसिकली एटॉमिक नंबर उसका सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान से सुनना इस चीज को। किसी भी एटम का अगर एटॉमिक नंबर जानना है तो जनरली हम देखते हैं कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उस हिसाब से इसका हम कह सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसमें एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो बैलेंस आउट हो जाता है चार्ज। लेकिन जैसे हम आइसोटोप की तरफ जाते हैं हम देखते हैं उसमें एक और मास ऐड हो गया है। अब वो मास किस चीज का ऐड हुआ है, वो है न्यूट्रॉन। तो ये आप ड्यूटेरियम में देख सकते हो, एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया और एक प्रोटॉन ऐड हो गया। अब ये जो है ये न्यूक्लियर मास कहलाता है, और ये न्यूक्लियर मास में दो एंटिटी आ गई, इसलिए ड्यूटेरियम का जो एटॉमिक मास है वो 2 है लेकिन उसका एटॉमिक नंबर अभी भी 1 है। अब ट्रिटीरियम में आते हैं तो यहाँ पे 3 आपको देखने को मिलेंगे कि न्यूट्रॉन यहाँ पे 2 जुड़ गए, इसकी वजह से तीन कंपोनेंट हो गए हमारे न्यूक्लियस में। इसलिए आइसोटोप का जो एटॉमिक नंबर है वो अभी भी 1 है लेकिन मास 3 हो गया। अब ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो इससे हमें हीलियम मॉलिक्यूल हीलियम एटम मिलता है, जहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, प्लस एक फ्री न्यूट्रॉन निकल जाता है इस रिएक्शन के अंदर से। और बाकी जो बाय प्रोडक्ट है वो है आपकी एनर्जी, जिसको हम हार्नेस कर सकते हैं। ये डिफरेंस है फ्यूजन और फिजन के बीच में। और यहाँ पर जो एनर्जी निकली है, हमने देखा कि इस स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट में जो एनर्जी निकली है दैट वाज अ गेन ऑफ 1.53 विद अ यील्ड ऑफ अबाउट 3 मेगाजूल। तो ये नंबर इतना सिग्निफिकेंट नहीं, बस ये समझने के लिए कि जो एनर्जी इसमें से निकली थी वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। लेकिन इस टाइप के रिएक्शन के लिए अगर इसे लार्ज स्केल पे किया जाए तो उसके हिसाब से बहुत कम एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन था। इसका ऑब्जेक्टिव किसी तरह की एनर्जी एज सच यूसेज के लिए नहीं करना था। ये था पूरा न्यूक्लियर फ्यूजन। आई होप क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जनरली हम जब न्यूक्लियर मटेरियल की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट 2 टर्म्स। फर्स्ट इज फर्टाइल एंड सेकेंड इज फिसाइल मटेरियल। दोनों चीज काफी बार इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्टाइल इज बेसिकली ऐसा मटेरियल जो केपेबल है कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन उससे हो सके।
लेकिन नॉट इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। उसको थोड़ा सा हमें प्रोसेस करना पड़ता है, और प्रोसेस कैसे करते हैं हम उसमें न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करते हैं उसका। एंड जब प्रोसेस हो जाता है देन वी से कि ये जो मटेरियल है ये फिसाइल बन गया है। फिसाइल मतलब कि नाउ इट इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग और इम्प्लीमेंटिंग अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ठीक है, तो फर्टाइल और फिसाइल में डिफरेंस पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये जो फ्यूजन रिएक्शन हम लोगों ने किया, ये एक स्टेट ऑफ मैटर में पहले लेके गए हम लोग, ये एटम जो है उसको, उस स्टेट ऑफ मैटर को हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो जैसे कि आप स्टेट ऑफ मैटर हम पढ़ते हैं, तो 5 स्टेट ऑफ मैटर हम लोग पढ़ते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा 2 और है, वन इज प्लाज्मा एंड द अदर वन इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो यहाँ पे हम फ्यूजन रिएक्शन जब भी करते हैं तो पहले प्लाज्मा में लेके आते हैं। प्लाज्मा मतलब एक हॉट चार्ज मास ऑफ गैस है जहां पे पॉजिटिव आयंस और फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अब ये इस लेवल पे हॉट किए गए हैं कि इनकी जो यूनिक प्रॉपर्टीज थी, या जो पहले जो सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज दिखा रहे थे, उससे डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाने लग जाते हैं। यानी ऑल टुगेदर अ टोटली डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर बन जाता है, और इस जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। सो ये जो फ्यूजन है इसमें दिक्कत क्या होता है कि हमने देखा प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब आप दो जो एटम हम लोगों ने देखे, ड्यूटेरियम और ट्रिटियरियम, वापस एक बार डायग्राम दिखाता हूँ। ड्यूटेरियम और ट्रिटियरियम आपने देखा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव एक प्रोटॉन है, नीचे भी ट्रिटियरियम में भी एक पॉजिटिव प्रोटॉन है। अब हम दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं। ऑल्दो एटम के अंदर, हर एटम के अंदर थोड़ी बहुत एक अट्रैक्शन पावर रहती है, ठीक है, जिसे हम वीक एटॉमिक फोर्सेस, ठीक है, काफी वीक होती हैं, बट एट दैट लेवल काफी स्ट्रांग होती है, क्योंकि ये बाइंड करके रखती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक एटम के अंदर। लेकिन अब हमें इन्हें ज्वाइन करना है, तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, क्योंकि हमें पता है जब भी सेम चार्ज सामने आते हैं तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अब दिक्कत ही यही है कि हमें इतनी एनर्जी चाहिए कि हम इनका जो रिपल्शन है उसको खत्म करके इन्हें ज्वाइन करा सके। तो इसीलिए जो स्टार्टिंग में फ्यूजन रिएक्शन में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इतनी आपको फिजन रिएक्शन में नहीं चाहिए। फिजन इज कंपैरेटिवली इजियर। तो यहाँ पे आपको बहुत लार्ज स्केल एनर्जी चाहिए टू ओवरकम दिस रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। एंड जब आप ये इतना फोर्स जनरेट कर लेते हो, और वो जनरेट कैसे करते हैं, कि या तो हम उसे बहुत ज्यादा हीट करते हैं और एक प्रेशर के अंडर उसे हीट करते हैं, ताकि वो जो मूवमेंट है एटम के जो न्यूक्लियर है उनका, उससे वो फ्यूज हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिक सा इंटेंट रहता है न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर। और जैसे ही इस टेम्परेचर पे हम लोग पहुंच जाते हैं या प्रेशर पे पहुंच जाते हैं, वी कैन फ्यूज देम। सो कंडीशन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर हमें चाहिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो कि आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना टेम्परेचर होगा। जस्ट थिंक ऑफ द नंबर ऑफ जीरोस ओवर हियर। सो इतना हमें टेम्परेचर चाहिए, और ये हाई डेंसिटी हमें एक थोड़े से लंबे समय तक रखनी है, एज लॉन्ग एज द रेट ऑफ रिएक्शन, जब ये न्यू जो प्रोटॉन है या जो न्यूक्लियर है फ्यूज कर जाए आपस में, तो इतनी देर के लिए मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब देखो दो तरीके से होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी हम ये जो ऊपर एक्सपेरिमेंट देखा, ये एनआईएफ जो नेशनल इग्निशन फैसिलिटी, इन लोगों ने जो किया है उसे इनर्शियल फ्यूजन बोलते हैं, जहां पे हमने एक जो पैलेट ऑफ फ्यूल है उसको लेजर की मदद से हीट किया है। और एक दूसरा है जहां पे हम मैग्नेटिक फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मटेरियल है उसको रखा जाता है हाई प्रेशर के अंदर और हाई टेम्परेचर के अंदर, जिससे ये मैग्नेटिक फ्यूजन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जीक्यूट होता है। सो ये था दोनों में चीज़ों में डिफरेंस। ये जो मैग्नेटिक फ्यूजन है, ये अभी इंडिया कुछ इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, जहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्यूजन के थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे एक कीवर्ड कई बार आपने सुना होगा, टोकोमैक। किसी को आइडिया टोकोमैक क्या होता है? व्हाट इज टोकोमैक? न्यूक्लियर रिएक्टर है। हाँ करेक्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर है, बट न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, सो आगे चलते हैं। पहले थोड़े से एडवांटेज डिस्कस कर लेंगे, फिर टोकोमैक वाले पार्ट पे भी थोड़ा सा और देख लेंगे। तो एडवांटेज देखो, एक तो अबंडेंट एनर्जी मिलेगा। इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है फ्यूजिंग ऑफ एटम्स
इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो इससे एटलीस्ट 4 मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी प्रोड्यूस होता है देन बाय बर्निंग ऑफ कोल, एंड नियरली 4 टाइम्स एज मच एज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. सो आप समझ सकते हो फ्यूजन से भी 4 गुना ज्यादा हमें एनर्जी मिल रहा है. नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी है, क्योंकि इसमें जो रिसोर्सेज चाहिए हमें वो लार्ज स्केल पे अवेलेबल है. ड्यूटेरियम जो है इट कैन बी डिस्टिल्ड फ्रॉम वाटर, और ट्रिटियम जो है इट प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग द फ्यूजन रिएक्शन इटसेल्फ. ठीक है, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल है उसकी इतनी दिक्कत नहीं होने वाली. नेक्स्ट जीरो CO2 या नो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हम लोग बोल सकते हैं, तो इसमें ऐसा कोई हार्मफुल बाय प्रोडक्ट नहीं रिलीज होने वाला है. नेक्स्ट लिमिटेड रिस्क ऑफ प्रोलिफरेशन है, बिकॉज इसमें कोई भी ऐसा फिसाइल मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे फिसाइल हमने लोगों ने बात किया यूरेनियम या प्लूटोनियम, जिनको डायरेक्टली हम लोग बॉम्ब बनाने में या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन कराने में यूज कर सकते हैं. तो जब ये मटेरियल ही नहीं यूज होंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रोलिफरेशन का रिस्क है वो कम हो जाएगा. नेक्स्ट नो रिस्क ऑफ मेल्टडाउन, क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिएक्टर में जाली जाएगी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, सो उस कंटेंट से इतना पॉसिबल नहीं है कि कोई चेन रिएक्शन चालू हो उसके. तो एक वो एडवांटेज है. नेक्स्ट नो लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो कि जनरली हम फिजन रिएक्शन में देखते हैं कि न्यूक्लियर वेस्ट बहुत जनरेट होता है, वो यहाँ पे नहीं होगा. सो ये एडवांटेजेस हैं. और अब इंडिया की पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें कि क्यों इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो पहला देखो इंडिया के पास लैक ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, जो कि हमें एक्टिवली पुश करते हैं कि हम हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो कि फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट्स की वजह से बढ़ रहा है, और दूसरा सेल्फ रिलायंस में इशू क्रिएट कर रहा है. सो इट्स बेटर कि अगर हम इस चीज में इन्वेस्ट करें तो हम हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको भी कम कर सकते हैं और सेल्फ रिलायंस अचीव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी या एनर्जी सिक्योरिटी. नेक्स्ट लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे कि आप जानते हो पंचामृत के अंडर हम लोगों ने एक गोल ये भी रखा है कि 2070 तक इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाना है. तो ऐसे में जो एनर्जी की डिमांड है वो तो बढ़ने ही वाली है, बट उसका जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम ऐसे एक जीरो कार्बन ग्रीन हाउस गैस एमिशन के तरीके से अगर हम लोग कर पाए तो दैट इज गुड. नेक्स्ट ग्लोबल लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है. इंडिया अगर इस चीज में एडवांटेज गेन कर लेता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तो उसके बाद वो बाकी कंट्रीज को हेल्प कर सकता है, एंड दिस विल स्ट्रेंथन इंडियाज लीडरशिप इन इंटरनेशनल अरीना. ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस फॉर इंडिया. अब आते हैं चैलेंजेस के ऊपर. सो पहला, ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस. इनफैक्ट अभी ये जो NIF ने जो एक्सपेरिमेंट किया है इसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करने में भी हमें एटलीस्ट 20 to 30 ईयर्स लग जाएंगे बाय ऑल एस्टिमेट्स. सो बहुत ही फार फेच्ड और बहुत ही लॉन्ग टर्म गोल रहेगा ये. नेक्स्ट शॉर्टर टाइम फॉर एक्सपेरिमेंट, बिकॉज ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ NIF ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया दैट लास्टेड बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स. तो इस लेवल तक अगर हम पहुंच भी गए सब जगह तो भी हम हमारी यूज लाइक एनर्जी जो है वो शायद नहीं जनरेट कर पाएंगे. नेक्स्ट डिवास्टेशन, बिकॉज ये अगेन जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज किया जा सकता है न्यूक्लियर वेपन बनाने में. तो आपने हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम सुना होगा, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन ओनली. तो ये एक इशू है. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज एनर्जी. सो वी डिस्कस जो टेम्परेचर चाहिए वो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस में चाहिए हम लोगों को. तो ऐसा टेम्परेचर जनरेट करने में ही अपने आप में ही बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी. So these are some of the issues that needs to be addressed. Now let's look into some initiatives related to India और in general जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन के अराउंड वर्क करें इन द वर्ल्ड. सो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER. सो ये सदर्न फ्रांस में चल रहा है और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेंट है. तो हमने जो टोकोमैक रिएक्टर की बात की थी वो इंडिया कोलैबोरेशन के अंदर बिल्ड कर रहा है यहाँ पर, और एक मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस के थ्रू इस चीज को प्रूव किया जाएगा कि जो फ्यूजन रिएक्शन है वो किया जा सकता है. राइट. नेक्स्ट चाइना का आर्टिफिशियल सन है. अगेन टोकोमैक रिएक्टर यहाँ पे भी ये लोग यूज कर रहे हैं और सन के ऊपर जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है उसको मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके अलावा इंडिया खुद का भी एक टोकोमैक रिएक्टर जो है वो चला रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे
SST2 टोकोमैक रिएक्टर, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च इन गुजरात के अंदर है. So these are some of the important details regarding the nuclear fusion reaction. और अभी ये जो डेवलपमेंट किया है NIEF ने लेजर्स का इस्तेमाल करके. So this was all about the nuclear fusion. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. So नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी है 2022 की. पॉलिसी क्या है उससे पहले ये डिस्कस करते हैं जियो स्पेशल डेटा क्या होता है. So geospatial data is or are descriptions of event or occurrence with a location on or near the surface. तो अगर आपको अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी भी लोकेशन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन या जियोस्पेशियल डाटा कहलाएगी. तो इसमें स्टैटिक भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, डायनामिक में. स्टैटिक में जैसे वेजिटेशन कवर आपको जानना है, ठीक है, या कोई रिवर का कोड जाना है, तो दीज आर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन. लेकिन अगर आपको जानना है कि कोई पर्सन कहाँ पे है एग्जैक्टली, मूव करके कहाँ पहुंच गया, दीज आर डायनेमिक डिटेल्स. सो ये जो पॉलिसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने नोटिफाई की है, एंड दे हैव क्लेम दैट दिस इज अ सिटीजन सेंट्रिक नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी, जिससे हमारा जो जियो स्पेशल सेक्टर है उसको मदद मिलेगी एंड वो सपोर्ट करेगा नेशनल डेवलपमेंट में. ब्रॉडली गोल्स क्या हैं, वैसे इतना ज्यादा काम करनी है बट ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए. पहला, ग्लोबल लीडर है इंडिया को बनाना. नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड पॉलिसी रहेगी ताकि एक कोहेरेंट नेशनल फ्रेमवर्क बन सक पाए विच कैन लेवरेज डिजिटल इकोनॉमी, मतलब हेल्प टू इम्प्रूव डिजिटल इकोनॉमी एंड इम्प्रूव सर्विसेज टू सिटीजन. नेक्स्ट, बेटर यूटिलाइजेशन हो पाएगा डाटा का और एनकरेज करेंगे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन. सो अब इसमें जो विजन दिया गया है उतना हमारे लिए एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है. जस्ट वी विल जस्ट लुक एट सम की टॉपिक्स या की वर्ड्स जो इससे पूछे जा सकते हैं. सो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार किया गया. तो एक जियो स्पेशल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी बनाया गया है एट नेशनल लेवल, जो कि फॉर्मुलेट करेगा गाइडलाइन स्ट्रैटेजी प्रोग्राम रिगार्डिंग दिस पॉलिसी. सो ये जो जियो स्पेशल डाटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी है, एक 17 मेंबर कमेटी रहेगी, which will be headed by person of repute from industry, government और academia. मतलब यहाँ जहाँ पे भी फिट लगेगा गवर्नमेंट को वहां से उसे वो डिप्यूट कर सकती हैं. ठीक है, 17 मेंबर्स को. नेक्स्ट, रोल ऑफ डिपार्टमेंट इन साइंस एंड टेक. तो दिस विल कंटिन्यू टू बी द नोडल गवर्नमेंट एंड ये जो जियो स्पेशल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी है shall make suitable recommendation to Department of Science and Tech. तो ये कमेटी रिकमेंडेशन जो है वो प्लेस करेगी DST के सामने. ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम देखें स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या स्टेप लेके हैं, तो पहला, जियो स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क तैयार किया गया. सो ये जो GDPDC है, ये जो कमेटी है जियो स्पेशल डाटा वाली, this will adopt and develop data themes related to 14 geospatial data themes recognized by United Nations Statistics Division. So इसमें बहुत सारे डिफरेंट फील्ड आ जाएंगे, जैसे कि एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, जहाँ पे हम जियोस्पेशियल डेटा का कुछ ना कुछ यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, एक नेशनल जियोस्पेशियल डाटा रजिस्ट्री बनेगी, जहाँ पे एक कॉमन रजिस्टर की तरह काम करेगी, जहाँ पे सारा डेटा सेट और सर्विसेज एक्सेसिबल होंगे स्टेक होल्डर्स को. तो स्टेक होल्डर में प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं और पब्लिक कंपनीज भी हो सकती हैं. नेक्स्ट, एक यूनिफाइड जियोस्पेशियल इंटरफेस रहेगा, जिसका काम ये होगा कि कंज्यूमर को उनके जो जरूरत के हिसाब से या उन्हें कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कराना बेस्ड ऑन जियोस्पेशियल डेटा. नेक्स्ट, सर्वे ऑफ इंडिया. तो ये एक इट शैल बी द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग द National Geospatial Data Registry and Unified Geospatial Interface in collaboration with BISAGN. तो ये BISAG N जो है ये भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन, जो कि गुजरात के अंदर स्थित, गुजरात अहमदाबाद के अंदर स्थित है. ठीक है, तो ये इनके साथ मिलकर कोलैबोरेट करके इस पूरे जो पॉलिसी है इसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करेंगे. इसके अलावा मैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है. So the policy shall replace the national map
policy of 2005 and the government to collaborate with private and other agency for improving geospatial information. Clearly laid out है कि private sector के साथ भी participate किया जाएगा ताकि इसको मतलब एक तरीके से ये जो सेक्टर है इसको मोनेटाइज किया जा सके फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनीज एट लार्ज. ठीक है. नेक्स्ट, जियोस्पेशियल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इट विल प्रोवाइड द क्रिटिकल जियोस्पेशियल कंपोनेंट नॉलेज एंड ऑटोमेशन. सो ये GKI जो है दिस विल बी enabled by integration of geospatial data with fourth industrial revolution technology and the growing digital infrastructure. So that's all that you need to know about this national geospatial policy of 2022. Anyways, तो थोड़ा सा टेक्निकल है तो एक दो बार देख लेना, मतलब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट लुक एट द कीवर्ड्स के कीवर्ड्स का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, एंड यू आर गुड टू गो. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्पेस सस्टेनेबिलिटी. सो एक सिंपल सा टॉपिक है, जनरल थीम्स इसमें गिवन है बेस्ड ऑन अ रीसेंट न्यूज दैट हैपेंड, दैट इज द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रिया. इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया वर्ल्ड स्पेस फोरम 2022. थीम था सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑन अर्थ. सो ये जो वर्ल्ड स्पेस फोरम है ये स्पेस साइंस और उस टेक्नोलॉजी के अराउंड जो है जो भी इकोसिस्टम है उस सब के बारे में एक चर्चा करते हैं यहाँ पे. और यहाँ पे जो मेंबर्स अगर हम बात करें कौन कौन स्टेक होल्डर था, तो जो भी स्टेक होल्डर जैसे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गए, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, NGOs हो गई, कंपनीज हो गई, सबको इसमें बुलाया गया था. अब स्पेस सस्टेनेबिलिटी क्या है, जैसे हम सस्टेनेबिलिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं कि सस्टेनेबल यूज होना चाहिए अर्थ के रिसोर्सेज का, वैसे ही जो स्पेस के रिसोर्सेज हैं उनका भी सस्टेनेबल यूज होना चाहिए पीसफुल पर्पस के लिए एंड सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर ऑल इन द लॉन्ग टर्म. तो यही सब सेम चीजें स्पेस में भी लागू होती है सस्टेनेबिलिटी के रेस्पेक्ट में. तो थ्रेट्स क्या है अभी सस्टेनेबिलिटी को, पहला ऑर्बिटल क्राउडिंग एंड स्पेस डेब्री. तो यहाँ पे आपने कई बार हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कैसलर सिंड्रोम, कि एक चेन रिएक्शन चालू हो सकता है जिससे स्पेस डेब्री जो है टकराती जाए स्पेस ऑब्जेक्ट से एंड और कचरा क्रिएट करे. तो इससे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे बाकी जो स्पेस सैटेलाइट्स हैं वो खतरे में आ जाएंगी, जो स्पेस की विजिबिलिटी है, जो हमारे इतने सारे इक्विपमेंट्स टेलीस्कोप अर्थ से देख रहे हैं स्पेस को, उन सब के जो विजन है उसमें हिंड्रेंस आ सकता है. नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन स्पेस. तो एज यू नो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं आजकल स्पेस मिलिटराइजेशन की तरफ जा रही हैं. इनफैक्ट इंडिया ने भी अपनी डिफेंस स्पेस एजेंसी रिसेंटली लॉन्च की थी बैक इन आई थिंक 2021. तो उस चक्कर में आपको पता होना चाहिए. प्लस एंटी सैटेलाइट वेपन्स, सबसे आई थिंक इसमें रीसेंट कंट्री जो है वो इंडिया है, जिसने टेस्ट किया था एक एंटी सैटेलाइट वेपन ऑपरेशन शक्ति के अंडर. तो करंटली 4 कंट्रीज हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, US, रशिया, चाइना एंड इंडिया. नेक्स्ट, प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस होते हैं. प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन मतलब कि आपको कभी कभी जरूरत पड़ती है किसी सैटेलाइट की ट्रेजेक्टरी चेंज करने की फॉर नंबर ऑफ रीजंस. लेट्स से कोई स्पेस डेब्री ही सामने आ गया तो उनके अंदर कुछ मोटर लगे रहते हैं जिसके थ्रू जिनका इस्तेमाल करके सैटेलाइट की जो ट्रेजेक्टरी है उसको चेंज किया जा सकता है. नेक्स्ट, स्पेस वेदर. तो ये जो इतनी सारी सैटेलाइट्स घूम रही है स्पेस के अंदर, कहीं ना कहीं स्पेस का जो विजन है या जो स्पेस जिसे हम देखते थे उसको, उस विजन को इम्पैक्ट कर सकती है. एंड दिस कैन बेसिकली लीड टू टेम्पररी डिसरप्शन ऑफ सर्विसेज एंड लॉन्ग टर्म डिग्रेडेशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट रिलायबिलिटी इन लाइफ टाइम. दीज आर सम ऑफ द इश्यूज. अब चलते हैं इनिशिएटिव क्या लिए गए स्पेस सस्टेनेबिलिटी की तरफ. तो हमारे पास एक UN ऑफिस है फॉर आउटर स्पेस अफेयर जो इसी स्पेस डोमेन है उसके बारे में लीगल, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल जो डिटेल्स है उसको वर्कआउट करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है टू सपोर्ट ग्लोबल स्पेस एक्टिविटी. नेक्स्ट, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट. तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल फोरम लॉन्च किया गया था जिसमें इस कैटेगोरिकली बोला गया था कि वेपन जो है स्पेस वगैरह में नहीं जाने चाहिए. और नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, इन 2019 UN कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, इन लोगों ने एक सेट ऑफ 21 वॉलंटरी एंड नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस इशू किए थे जिससे कि हम इंश्योर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द स्पेस.
इसके अलावा एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट बैन रेजोल्यूशन था जिसमें ये बोला गया था कि कोई भी जो कंट्री है वो एंटी सैटेलाइट टेस्ट ना करे। नेक्स्ट, स्पेस सस्टेनेबिलिटी रेटिंग। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू ये एक स्टैंडर्ड रखा गया है, सस्टेनेबिलिटी स्पेस सस्टेनेबिलिटी रेटिंग, जिसका काम ये है कि वो रिकग्नाइज करे, रिवॉर्ड करे और एनकरेज करे ऐसे डिजाइन्स को या ऐसे एक्टर्स को जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल मिशन को करने में हेल्प कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ला, टेस्ला के जो मालिक हैं इलॉन मस्क, उनकी कंपनी स्पेस एक्स, तो उन्होंने रियूजेबल रॉकेट्स बनाए हैं, वो स्पेस में जाएगा और वैसे को वैसे वापस आ जाएगा। तो इस टाइप के हमें और भी इनिशिएटिव बनाने चाहिए ताकि हम जो स्पेस के अंदर जो हम लिटर फैला रहे हैं या गंद फैला रहे हैं उसको बंद कर सके। अब ये जो यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस है, इसमें कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो कोई रीड कर देगा इसको? दीप्ति मैम, नीति, कोई भी? ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है इसलिए आई थिंक वी शुड रीड देम आउट। The first one is Moon Agreement. It provides that the moon and its natural resources are the common heritage of mankind. And next one is Registration Convention. It lays down the rules applicable for the registration of space objects and the open and free access of these registers. Next one is Liability Convention. It provides for absolute liability on the part of launching state to pay compensation for damage caused by its space objects. ठीक है, and वही it is making the state liable. And next one is rescue agreement. It provides that states shall take all possible steps to rescue and assist astronauts in distress and promptly return them to the launching state. And Outer Space Treaty. Next one is it provides the basic framework on the international space law, such as the peaceful use of space and basic responsibility and liability of state for launching space. ठीक है, तो ये 5 ट्रीटीज हैं। तो ये 5 ट्रीटीज हैं, इन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर डिटेल में भी नहीं याद रहती तो एटलीस्ट ऊपर ऊपर से याद रख लेना क्या क्या ये ट्रीटीज हैं, ठीक है। आई होप बाकी तो क्लियर हो गया होगा पढ़ने के बाद जो भी इनके मेन फंक्शन है। सो मूविंग अहेड, इंडिया के क्या इनिशिएटिव हैं अभी ये स्पेस सस्टेनेबिलिटी को लेके या स्पेस सेक्टर इन जनरल लेके? सो पहला प्रोजेक्ट नेत्रा है। ये इसरो ने प्रोजेक्ट नेत्रा जो था ये बनाया था ताकि वो मॉनिटर कर सके स्पेस डेब्री को, क्योंकि हम भी हमारे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो ऐसा ना हो कि कोई सैटेलाइट जो है वो स्पेस डेब्री की वजह से डैमेज हो जाए। सो ये प्रोजेक्ट नेत्रा यही काम करता है और हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता है अगर कोई स्पेस डेब्री ऑर्बिट के आसपास है तो, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है स्पेस और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की। ये आईआईटी दिल्ली जो है is currently working on a research project called Orbit Computation of Resident Space Objects for Space Situational Awareness. So basically प्रोजेक्ट नेत्रा से ही जैसा ही एक प्रोजेक्ट है, इसके थ्रू हम लोग हमारे जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ है एग्जैक्टली स्पेस में और उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कोलाइड कर जाएंगे किसी स्पेस डेब्री से या और किसी स्पेस ऑब्जेक्ट से, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ये सिस्टम जो है ये हमें डिवाइस करके देगा। इंडिया और यूएस ने एक बायलेटरल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एग्रीमेंट भी साइन करा हुआ है जिसके थ्रू हमें यूएस की तरफ से जो भी स्पेस रिलेटेड डेब्री का जो इंफॉर्मेशन है वो मिल पाएगा। नेक्स्ट, स्पेडेक्स है। दिस इज इन ऑर्बिटिंग सर्विसिंग। सो इसरो इज डेवलपिंग अ स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पेस डेक्स, और यहाँ पे हम लोग जो it looks at basically docking a satellite on an existing satellite, offering support in refueling and other in-orbit services while enhancing the capability of a satellite. तो देखो सैटेलाइट जब हम लॉन्च करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फ्यूल डाल के रखते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि कई बार हमें जो सैटेलाइट्स है उनका ऑर्बिट चेंज करना पड़ता है। तो वो ऑर्बिट कैसे चेंज करते हैं, हम उनके अंदर थोड़ा सा फ्यूल डाल के रखते हैं एंड वो फ्यूल का इस्तेमाल करके वो मोटर्स रन करती है एंड उन मोटर के जरिए वो अपनी जो ट्रेजेक्टरी है उसको चेंज कर सकती है। सो दैट्स हाउ सैटेलाइट वर्क। कई बार क्या होता है कि स्पेस के अंदर ही पता लगा कि कोई स्पेस डेब्री जो आके टकराने वाला है,
तो ऐसे सिचुएशन में हम स्पेस सैटेलाइट के जो भी मोटर्स हैं उनको रन करके उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं सैटेलाइट का, ताकि वो कोलाइड ही ना करे। सो ये स्पेस डेक के थ्रू हम लोग बेसिकली एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पे हम सैटेलाइट्स को पार्क कर सकें और उनको रिफ्यूल कर सके, ताकि उनकी जो लाइफ है वो एलोंगेट हो जाए। एंड दैट्स हाउ विल इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, हम जो है सैटेलाइट को लंबे समय तक यूज कर पा रहे हैं। These are some of the initiatives that you should know about. India is also part of this outer space treaty, ये भी दिमाग में रखने की जरूरत है। अब मेजर्स टू स्ट्रेंथन स्पेस सस्टेनेबिलिटी, तो देखो एक तो स्पेस गवर्नेंस का इशू है, जैसा मिलिटराइजेशन हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से हो रहा है, इस चीज को स्टॉप करने की जरूरत है। तो वहां पे हम एक स्पेस गवर्नेंस बना सकते हैं, और जहाँ पे एक ग्लोबल कॉमन लॉ लगे अर्थ के ऑर्बिट के ऊपर। नेक्स्ट, ब्रिंगिंग इन न्यू ट्रीटीज एंड लॉज, तो बहुत तेजी से हम देख रहे हैं स्पेस डोमेन चेंज हो रहा है, तो इट्स बेटर कि हम उस चीज को रेगुलेट करके रखें। सो वी कैन ब्रिंग इन न्यू ट्रीटीज एंड टेक्नोलॉजीज टू इंश्योर कि जो स्पेस है उसका यूज केवल और केवल सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए हो। नेक्स्ट, डाटा शेयरिंग है। So we can better manage and safeguard asset, mitigate risk and improve reliability of operation. अगर जो भी कंट्रीज कोई भी सैटेलाइट अगर लॉन्च कर रहे हैं तो उसके बारे में, या कोई भी ऑपरेशन लॉन्च करे उसके बारे में सबको बताए, ठीक है, ओपनली, ताकि कोई भी मिसयूज जो है इनसे रिलेटेड ना हो पाए। नेक्स्ट, टेक्निकल मेजर्स में बेटर कर सकते हैं स्पेस वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस डेब्री मिटिगेशन के लिए स्टेप ले सकते हैं। जैसे अगर कोई सैटेलाइट अपने एंड ऑफ लाइफ पे है, कि लेट्स से 12 साल के लिए सैटेलाइट बनाई गई थी एंड वो 12वें साल पे आ गई, तो ऑटोमेटिकली उसको डी ऑर्बिट कर दिया जाए, यानी धीरे धीरे मोटर का इस्तेमाल करके उसे वापस अर्थ के ऊपर गिरवा दिया जाए। सो दैट कुड बी अ थिंग दैट वी कैन इंश्योर टू वी कैन डू टू बेसिकली इंश्योर कि ये जो स्पेस डेब्री का प्रॉब्लम है ये कम हो। नेक्स्ट, इफेक्टिव स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी प्रोविजन बना सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग आउटर स्पेस का जुडिशियस यूज कर सके एंड इंश्योर कर सके कि सब जो है वो सेफली एक्सेस कर सकते हैं स्पेस का। सो दिस वाज विद रिगार्ड्स टू स्पेस सस्टेनेबिलिटी पार्ट। अभी तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो ये साइंटिस्ट न्यूज़ जो है वो रहेगा पार्ट, हमारे यूपीएससी में पूछ लेते हैं ये चीज़, ठीक है, सिलेबस में भी गिवन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ओकेजन ऑफ 164th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन साइंटिस्ट आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस। तो आप जैसे कि जानते होंगे, ये जेसी बोस जो है वो इंडियन फिजिसिस्ट थे प्लस प्लांट फिजियोलॉजिस्ट। तो इनका जन्म मुंशीगंज बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर हुआ था इन 1858 एंड ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, बाद में इंडिया में आए 1885 में एंड उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कैलकाटा में है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं इस कॉलेज के बारे में, वहाँ प्रोफेसर अपॉइंट किए गए थे। और इन्हीं के आइडियल्स के ऊपर, नेशनलिस्ट आइडियल के ऊपर बोस इंस्टीट्यूट फाउंड किया गया था इन 1971, जो एशिया का पहला मॉडर्न रिसर्च सेंटर था। बाकी इन्होंने फर्स्ट एशियन थे जिन्हें यूएस के अंदर एक पेटेंट मिला था एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 14th सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस। ये बहुत फैक्चुअल डिटेल है, पेपर के पर्सपेक्टिव से काम की नहीं है, जस्ट लिखा हुआ था तो मैंने बोल दिया, ठीक है। अब इन्होंने एक डिवाइस का इन्वेंशन किया था, क्रेस्कोग्राफ। तो ये क्रेस्कोग्राफ बेसिकली माइन्यूट मूवमेंट ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन के वो अगर कोई स्टेमुलस उनको मिल दिया जाता है, स्टेमुलस मतलब कोई बाहर से कोई एनवायरनमेंट में उनके कोई चेंज किया जाता है, उसको स्टेमुलस बोल सकते हैं। सो उसके चेंज से प्लांट के अंदर क्या मूवमेंट आता है इसको असेस करता है ये क्रेस्कोग्राफ। तो इसकी जो रेंज है मूवमेंट पकड़ने की बहुत ही माइन्यूट है, यानी 1 in 1 lakh, अगर इंच के एक बाय 1/1 lakh ऑफ एन इंच अगर इतना भी कोई मूवमेंट होता है तो उसको भी ट्रैक कर लेता है ये क्रेस्कोग्राफ। तो जेसी बोस ने बेसिकली प्रूव किया था एक तरीके से कि लाइव प्लांट्स के अंदर भी लाइव है, उनके अंदर भी एक सेंसिटिव नर्वस सिस्टम है, कि जैसे हमें कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आता है, जैसे लेट्स से हमारे हाथ के ऊपर कोई गर्म चीज कोई लगा देता है तो वी रिएक्ट, वैसे ही प्लांट भी रिएक्ट करते हैं कि अगर आप उनके पत्ते तोड़ रहे हो तो उनको भी कुछ ना कुछ फील हो रहा है। बेसिकली
क्रूड सेंस में ये चीज प्रूव करी थी उन्होंने. सो प्लांट लिव एंड डाई. सो इन हिज एक्सपेरिमेंट द प्लांट वॉज डिप्ड इन ब्रोमाइड. ब्रोमाइड एक पॉइजन होता है, ठीक है, उसके अंदर उसको डिप किया गया था. द पल्स बीट ऑफ द प्लांट सिमिलर टू पल्स ऑफ एनिमल measured by crescograph became unsteady once the plant started taking in poison, so proving that the plant had a life. So basically जैसे ही ये पॉइजन दिया गया, प्लांट जो है वो थोड़ा सा वो पॉइजन लेने के बाद रिएक्ट करने लगा और वो थोड़ा सा मूव किया, जो उनके जो डिवाइस है क्रेस्कोग्राफ इसने मेजर किया. तो बेसिकली उन्होंने यही लिखा कि ये जो प्लांट्स है दे आर सब्जेक्ट टू रिएक्शन टू स्टिमुलाई, यानी इनके अंदर लाइफ है, एंड दे रिएक्ट टू एनी स्टिमुलाई. जैसे अगर अच्छा गाना सुनेंगे, जेंटल विस्पर्स सुनेंगे तो जल्दी से ग्रो होते हैं, लेकिन अगर हार्श और लाउड म्यूजिक इनके आसपास बजाया जाए तो बहुत धीरे इनमें ग्रोथ हो जाएगा. ठीक है. सो बहुत सारे प्लांट्स की लाइफ से रिलेटेड इन्होंने चीजें बताई थी. फिजिक्स में भी कंट्रीब्यूशन था बिकॉज ही वॉज पाइनियर इन रिसर्च ऑन मिलीमीटर वेव्स. तो यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला फिगर देखना, हमने आई थिंक कई बार डिस्कस किया हुआ है. तो एक फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी. तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. यानी जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी एंड उसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी. तो आप देखोगे गामा रेज जो है सबसे राइट के अंदर, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, यानी एक एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर बहुत ज्यादा बार वेव्स इनकी क्रॉस कर जाती है, तो इनकी एनर्जी ज्यादा है और वेवलेंथ कम है. तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल है. फिर आप आती है पावर के टर्म्स में या फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में. नेक्स्ट आती है एक्सरेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, एंड देन यहाँ पे हमारी माइक्रोवेव्स, और फिर है हमारी रेडियो वेव्स. ठीक है. सो जनरली ये जो वेव्स है इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए. एंड जब हम मिलीमीटर वेव्स की बात करें तो वी टॉकिंग अबाउट माइक्रोवेव डिवाइसेस. ठीक है. जैसे जिनकी रेंज जो है वो 10 mm के आसपास हो, जो वेव लेंथ है उसकी लेंथ 10 mm के पास आसपास हो, उसको हम ये मिलीमीटर वेव बोलेंगे, या माइक्रोवेव जो है क्योंकि वो उसी रेंज में काम करती है. सो दैट वाज ऑल आई थिंक इसमें जानने लायक. बाकी कुछ इनको एपिथेट मिला था, जैसे since the science behind the radio technology was first explained by Bose, the Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE. तो कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो जरूर जानता होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. एक इम्पॉर्टेंट प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड्स हो गए या फिर कोई भी नया डेवलपमेंट है उसको शेयर करता है. ठीक है, एक फोरम की तरह. तो इस IEEE ने इनको फादर ऑफ रेडियो साइंस बोला था. ठीक है. सो ये इसमें जानने लायक है. बायोलॉजी में प्लांट्स के ऊपर जो इफेक्ट होता है केमिकल्स का, सीजन्स का, इसके बारे में भी इन्होंने वर्ल्ड को जानकारी दी थी. लिटरेचर के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल है. जेसी बोस इज ऑल्सो रिकॉर्डेड एज द फर्स्ट साइंस फिक्शन राइटर इन बंगाली. ही ऑथर्ड निरु निरुदेशर कहानी, द स्टोरी ऑफ द मिसिंग वन, विच वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वर्क्स इन बंगाली साइंस फिक्शन. ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें याद रख लेना. बाकी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. आई थिंक ये जो चीजें हैं दीज आर रेलेवेंट. ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल में हमारे लिए कोई काम की नहीं है. सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट पार्ट से. सो पहला आर्टिकल देखिए, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क. सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, उसने एक MOU साइन किया है विद सोशल अल्फा, जो कि कंपनी है, टू लॉन्च स्पिन. अब ये जो स्पिन है ये एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म रहेगा फॉर इनोवेशन, क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट फॉर स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप. तो बेसिकली हमारा जो स्पेस इकोसिस्टम है जिसको हम लोग बूस्ट करना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. बिकॉज यहाँ पे हम लोग स्टार्टअप्स को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, कुछ इनोवेटर्स को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि वो आए और इसरो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज है, साथ ही ये सोशल अल्फा जो कंपनी है इसके जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं टू डेवलप देयर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स. ठीक है. तो इसके अंदर अभी पहला इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया. उस चैलेंज के फुलफिल करने के लिए या उस चैलेंज को जो जितने भी स्टार्टअप्स कुछ एक्सेप्ट करते हैं और उनका जो असेसमेंट होगा उसके बेसिस पे उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा, एंड देन दे विल पार्टिसिपेट अंडर द स्पिन
प्लेटफॉर्म। ओके, सो यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट इनोवेशन कैटेगरीज रखी गई है: जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन, enabling technology for space and mobility, and lastly aerospace material sensor and avionics। ठीक है, तो ये 3 सेक्टर्स, ये 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज है जिसके अंदर ये स्पिन जो है वर्क कर रहा है अभी के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्वॉट मिशन, दैट इज सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी मिशन। सो ये एक कोलैबोरेटिव मिशन है जो मल्टीपल स्पेस एजेंसीज ने लॉन्च किया है, लाइक नासा, फ्रांस स्पेस रिसर्च, फ्रांस स्पेस एजेंसी, कैनेडियन एंड यूके स्पेस एजेंसीज। तो इन लोगों ने मिलके ये मिशन जो है उसको लॉन्च किया है, और ये एक पहला सैटेलाइट मिशन है दैट विल मेजर द हाइट ऑफ फ्रेश वाटर इन वाटर बॉडीज एंड ओशन ऑन मोर देन 90% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जो ओशन और जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं हमारे पास, उनकी जो डेप्थ है, पानी का जो डेप्थ है वहाँ पे, उसको ये मेजर करेगा। सो स्वॉट विल कवर द एंटायर सरफेस बिटवीन 78 डिग्री नॉर्थ एंड 78 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एट लीस्ट वंस एवरी 21 डेज। तो हर 21 डेज के अंदर ये जो रेंज रहेगा 78 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड से, उसको बार बार ये कवर करेगा। और यहाँ पे के बैंड मतलब बैंडविड्थ का एक फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे ये वर्क कर रहा है। तो के बैंड रेडार इंटरफेरोमीटर इसमें यूज़ होगा। इस इंटरफेरोमीटर से एक्चुअली क्या होगा, एक रेडार पल्स जाएगा जो वाटर सरफेस पे टकराएगा और वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, एंड वो जो रिफ्लेक्टेड वेव है, देन द एंटीनाज विल रिकॉर्ड दैट वेव। ठीक है, और फिर उसके बेसिस पे जो डेप्थ है वाटर की वो हमें पता लगेगी। अब सिग्निफिकेंस क्या है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी। जैसे हमारे वाटर बॉडीज़ आप जानते ही हो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने का काम करते हैं, तो यही चीज़ पता लगेगा कि कितना एटमॉस्फेरिक हीट है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नेचुरली ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके थ्रू हमारा एक क्लाइमेट चेंज जो है वो कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिपिंग पॉइंट। तो टिपिंग पॉइंट हमने कई बार पढ़ा है, इट्स बेसिकली अ पॉइंट बियॉन्ड विच अगर क्लाइमेट को चेंज किया जाता है तो वो अपने आप को वापस रिवर्स नहीं कर पाएगा वो चेंज। ठीक है, हाँ, जैसे हमारे बॉडी में भी होता है कि अगर हम कुछ खा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के अंदर कुछ एक हार्मोन्स ऐसे निकलने लग जाते हैं या एंजाइम्स ऐसे निकलने लग जाते हैं जो उस चीज़ को वापस हमारे ओरिजिनल स्टेट पे लेके आते हैं। लेकिन अगर टिपिंग पॉइंट के बियॉन्ड हमने कुछ चेंज कर दिया तो वो जो चेंज है वो इरिवर्सिबल हो जाता है। ठीक है, लास्टली दिस विल हेल्प टू बेटर ट्रैक सी लेवल राइज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये स्वॉट का जो एडवांटेज है वो रहेगा। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है, इसके बारे में ज़रूर याद रखना। आगे चलते हैं, परसिवरेंस मिशन। सो एज यू नो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है मार्स के ऊपर, नासा का मिशन है ये, और एक रोवर है बेसिकली। यानी यहाँ पे हमने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई एक रोवर की, एंड फिर वो रोवर जो है वो वॉक कर रहा है या रोल कर रहा है इसके मार्स के सरफेस के ऊपर, एंड वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है। सो एम बेसिकली इसका यही था, टू लुक फॉर साइंस ऑफ पास्ट माइक्रोबियल लाइफ, प्रिपेयर फॉर फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन, एंड कलेक्ट सैंपल्स ऑफ रॉक्स एंड रेगुलेट फॉर पॉसिबल रिटर्न टू अर्थ। अब ये कुछ डिपोज इसने बना रखे हैं, जैसे यहाँ पे आप आगे एक डिपो का देखोगे कॉल्ड थ्री फोक्स। ठीक है, यहाँ पे so samples are being placed as a location called Three Forks, which will act as a sample depot on the another world। अनदर वर्ल्ड मतलब मार्स के ऊपर एक सैंपल डिपो की तरह काम करेगा, एंड यहाँ से जो सैंपल्स है वो अर्थ की तरफ पहुँचाए जाएंगे। सो दिस डिपो विल सर्व एज अ बैकअप इफ परसिवरेंस कांट डिलीवर इट्स सैंपल एंड सब्सिक्वेंट नासा मिशन वुड रिटर्न दीज सैंपल्स टू अर्थ। तो अगर परसिवरेंस अपने एंड पे नहीं कर पाता है इस चीज़ को, तो एटलीस्ट डिपो के ऊपर हमारे पास ऐसे सैंपल रहेंगे जो इस रोवर ने कलेक्ट किए हैं, एंड फिर कभी अगर कोई और मिशन आता है नासा का, तो वहाँ से वो सैंपल से को कलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, सो ये आइडिया है इसके पीछे। इसके अंदर एक हेलीकॉप्टर भी है। तो इफ़ यू रिमेंबर, हमने कई बार डिस्कस भी किया है, इनजेन्युइनिटी नाम है उस हेलीकॉप्टर का। इट्स लाइक अ हेलीकॉप्टर जो उस रोवर के आसपास की जो जगह है वहाँ पे उड़कर कुछ कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब नासा का तो ये मिशन हो ही गया, इसके अलावा नासा के कुछ और पुराने मिशंस भी थे रोवर में ही।
जैसे मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर, ये ऑर्बिटर है, रोवर नहीं है। मार्स ओडिसी, मेवन, क्यूरियोसिटी रोवर, ठीक है, तो ये रोवर्स की कैटेगरी है। फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के भी कुछ प्रोग्राम्स हैं मार्स को लेके, जैसे मार्स एक्सप्रेस है, एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर है। फिर चाइना ने अपना एक सॉफ्ट लैंडिंग करवा दिया है, एक रोवर लॉन्च कर दिया है टियानवेन नाम से, ठीक है। इसके अलावा यूएई का एक ऑर्बिटर मिशन है, होप करके सैटेलाइट है ये। और इंडिया का आप जानते ही हो, जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था उसके बारे में। सो सिग्निफिकेंस, आपको पता ही है कि जो पास्ट माइक्रोबियल लाइफ थी और फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए जब ह्यूमंस आएंगे वापस यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, तो उसके लिए ग्राउंड तैयार करना इसका काम है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट पे चलते हैं, आर्टेमिस 1 लूनर मिशन। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। सो अभी आर्टेमिस 1 में ये डेवलपमेंट हुआ है कि जो एक अनक्रूड ओरायन कैप्सूल, मतलब एक स्पेस शटल जो था ओरायन, उसका जो कैप्सूल होता है जिसके अंदर एक्चुअली में ह्यूमंस होंगे एट सम पॉइंट लेटर, मतलब इसके जो थर्ड फेज होगा उसके अंदर ह्यूमन होंगे उस कैप्सूल के अंदर, तो उसकी फ्लाइट टेस्टिंग चल रही थी। तो ये अनक्रूड कैप्सूल जो है इसने स्प्लैश डाउन किया है ऑन द कोस्ट ऑफ बाजा कैलिफोर्निया, ठीक है। तो ये एंड हो गया है नासा का आर्टेमिस 1। ये फर्स्ट फेज था इस मिशन का, जिसमें एक अनक्रू जो स्पेस शटल था उसको टेस्ट किया गया। और दिस मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ द टचडाउन ऑन द मून ऑफ नासाज लास्ट लूनर मिशन अपोलो 17, ठीक है। तो अपोलो वही स्पेसक्राफ्ट था जिसके अंदर नासा ने जो पहला लूनर टचडाउन है, या ह्यूमन टचडाउन, ठीक है, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन गए थे, वही मिशन है। तो उसको 50 साल भी पूरे हो गए हैं। अब ये जो ओरायन कैप्सूल था, या ये ओरायन स्पेसक्राफ्ट था, इसके थ्रू हमने एक न्यू लैंडिंग टेक्निक जो है उसको भी टेस्ट किया है। इट्स कॉल्ड स्किप्ड एंट्री। स्किप एंट्री क्या होती है बेसिकली, हम लोग स्पेस क्राफ्ट को जो लैंडिंग साइट है उस पर एक्यूरेटली लैंड कराने के लिए उसको जो अपर एटमॉस्फेयर है एक बार उसमें से पहुंचाकर उसमें से स्किप कराते हैं। स्किप मतलब वापस एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल के वापस री एंटर कराते हैं, ठीक है। इट्स लाइक अ बॉल कि पहली बार जब वो टच करता है अपर एटमॉस्फेयर को तो एकदम से एंटर नहीं करता है, वो एक बार बाउंस मारता है एंड देन फिर धीरे से वापस एंटर करता है, ठीक है। दिस इज स्किप टेक्नोलॉजी, याद रखना स्किप एंट्री किस चीज़ से रिलेटेड है। फिर ये जो आर्टेमिस है इज फर्स्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट ऑफ नासाज डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम। तो ये ओरायन स्पेसक्राफ्ट रहेगा, और स्पेसक्राफ्ट के अलावा जो स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है वो रहेंगे इसके अंदर। और आगे आने वाले जो मिशंस हैं जैसे कि आर्टेमिस फेज 2 रहेगा, उसके अंदर क्रूड फ्लाइट रहेगा दैट विल ऑर्बिट द मून बट नॉट लैंड ऑन द सरफेस। और फिर जो आर्टेमिस 3 रहेगा वो फाइनली मून के ऊपर लॉन्च का प्रोग्राम रहेगा उसके अंदर, जहाँ पे एक क्रू स्पेसक्राफ्ट जो है वो सदर्न पोल ऑफ द मून पे लैंड करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, सेकंड के अंदर मैंड है या ह्यूमंस रहेंगे, उस एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे उसके अंदर, बट वो मून के ऊपर लैंड नहीं करेंगे। लून वो थर्ड फेज में करेंगे जो कि 2026 में प्लान है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट चलते हैं, गामा रे बर्स्ट। सो इट वाज द फर्स्ट ऑफ काइंड डिटेक्शन, और एस्ट्रोनॉमर्स ने रिकॉर्ड किया है एक बाइनरी मर्जर emitting long gamma ray burst twined with kilonova emissions। तो ये जो जनरली किलोनोवा एमिशंस हैं ये तब देखने को मिलते हैं जब कोई दो कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार या एक ब्लैक होल या आपस में जब इस टाइप के कॉस्मिक बॉडीज जो है कोलाइड करते हैं तब हमें देखने को मिलते हैं। और जब भी एक कोलिजन होता है तो यहाँ पे गामा रे बर्स्ट देखने को मिलता है। गामा रे बर्स्ट मतलब फ्लैशेस ऑफ वेरी हाई एनर्जी रेडिएशंस अराइजिंग फ्रॉम एनर्जेटिक कॉस्मिक एक्सप्लोजन्स। जनरली दो कैटेगरीज में रखे जाते हैं, बट आई डोंट थिंक इतना डीप में जाना ज़रूरी है। बस ये याद रखना कि गामा रे बर्स्ट जो एक फिनोमेना हम लोगों ने देखा है, ओवरऑल नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्लास रिपोर्ट 2022। अगेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लेना इस ग्लास रिपोर्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ग्लास का एक फुल फॉर्म है दैट इज़ ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड न्यू सर्विलेंस सिस्टम। अब हेल्थ से रिलेटेड है तो आप समझ ही सकते हो कि WHO से निकालता होगा। अब बाकी इसमें चीज़ें काम की नहीं है हमारे लिए, बस ये याद रखना कि ये ग्लास जो रिपोर्ट है WHO निकालता है और इसका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से कुछ लेना देना है। अब
व्हाट इज़ AMR, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, ये आप लोगों ने कई बार पढ़ ही लिया होगा। सो बेसिकली एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि एक हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन रहे। सो एंटी माइक्रोबियल मीन्स व्हेन द बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट चेंज ओवर टाइम and no longer responds to the medicine, making infection harder to treat and increasing the risk of spread of disease. तो जो पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जिनके ऊपर दवाइयाँ असर कर रही थी जैसे एंटीबायोटिक्स, अब वो असर नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से उन्हें ट्रीट करना मुश्किल हो जा रहा है। दिस इज व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। दे हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी और दे हैव म्यूटेटेड देमसेल्फ टू बिकम रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, आगे अवेयर एक प्रोग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवेयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स डेवलप्ड इन 2017 by WHO एक्सपर्ट कमिटी ऑन सिलेक्शन एंड यूज ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो इन्होंने एक क्लासिफिकेशन किया एंटीबायोटिक्स का 3 कैटेगरीज में। तो 3 ग्रुप क्या है, एक्सेस, वॉच एंड रिजर्व। तो एक्सेस, वॉच एंड रिजर्व नाम से ही आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि वी आर बेसिकली कैटेगराइजिंग द एंटीबायोटिक्स बेस्ड ऑन कि कितना वो सीवियर है और कितना रेडिली वो दिया जाना चाहिए। अगर किसी को रिजर्व में रखा गया है तो वो एक बहुत हाई डिग्री का या एक लास्ट सॉर्ट रहेगा एंटीबायोटिक का, अगर कोई बीमारी इजीली ठीक नहीं हो रही है तो। ठीक है, तो ऐसे जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको फ्रिक्वेंटली नहीं देना है। ऐसे एंटीबायोटिक के फ्रिक्वेंट यूज से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, तो इसलिए ये 3 कैटेगरीज में रखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखना। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, तो वहाँ पे आप सोल्यूशन में अवेयर, वॉश, इस टाइप की चीज़ें जो है वो बता सकते हो एज ए सोल्यूशन। ठीक है, आगे चलते वर्ल्ड मलेरिया मलेरिया रिपोर्ट। सो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जो है, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर्स हमारे कोई काम के नहीं है, बस ये रख लेना इंडिया में बहुत हाई बर्डन है इसका। और कॉज कैसे होता है, तो देखो पैरासाइट इसको कॉज करता है। वो जो पैरासाइट है दैट इज ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई, एक तो पैरासाइट जो एक्चुअली इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, और एक वेक्टर। वेक्टर मतलब उसको ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, वो इन्फेक्शन को इधर से उधर लेके कौन जा रहा है, तो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो है। तो पैरासाइट का क्या नाम है, पैरासाइट जो है ये प्लाज्मोडियम, इसमें भी फिर फर्दर कैटेगरीज होती हैं, सब सब कैटेगरीज हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फ्लेसीपैरम है, प्लाज्मोडियम विवैक्स है। ठीक है, तो याद रखना प्लाज्मोडियम ये डिजीज जो है कॉज करता है। नेक्स्ट, विनिंग ओवर मदर्स विद हेपेटाइटिस बी वोम्ब। तो अभी दिस initiative was launched by the Institute of Liver and Biliary Sciences and Delhi government. तो बेसिकली इसमें अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है हेपेटाइटिस बी के बारे में, कि कैसे हेपेटाइटिस बी जो है वो फैलता है और कैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो अपने बच्चों में उसे जाने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो 1998 में लॉन्च हुआ था एंड दिस प्रोग्राम मार्क्स द 25th ईयर ऑफ येलो रिबन कैंपेन। ठीक है, तो याद रख लेना येलो रिबन कैंपेन इससे एसोसिएटेड है। इन जनरल हेपेटाइटिस आप जानते हो कई तरह के होते हैं, मतलब 3 तरह के हैं। सो थोड़ा सा ये फिगर देख लीजिए। तो हेपेटाइटिस ए, बी और सी, जानने वाली चीज़ इसमें यह है कि इनमें से एक के खिलाफ हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं है। तो ये फिगर से आप समझ ही जाओगे, ए और बी के लिए हमारे पास वैक्सीन है, सी के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है। इन दिस आर्टिकल वी आर डिस्कसिंग अबाउट हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी एक वायरल डिजीज़ है जो जो लॉन्ग टर्म के अंदर लिवर को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो अभी ये जो हेपेटाइटिस बी है इसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन है, जो कि अच्छी बात है। और ट्रांसमिट कैसे होता है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट हो जाता है, और इससे हेपेटाइटिस बी से लिवर पे अटैक करता है, तो लिवर सिरोसिस कर सकता है या लिवर कैंसर क्रिएट कर सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी जानने लायक है इसके बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज HIV इन्फेक्शन रेट डिक्लाइंस बाय 46% बिटवीन 2010 एंड 2021। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस थोड़ा सा इस बीमारी के बारे में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। पहला है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नैको। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो उसके अंदर एक नोडल एजेंसी है, उसका काम है ये जितनी भी एड्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उसको कैरी आउट करना और इफेक्टिवली एड्स का जो स्प्रेड है उसको रोकना। ठीक है, अब बात करते हैं एड्स से रिलेटेड कुछ सोशल कैंपेन्स भी चलाएं, जैसे हैशटैग अब नहीं चलेगा कैंपेन। तो बेसिकली HIV से रिलेटेड जो स्टिग्मा फेस करते हैं ऐसे जो पेशेंट्स हैं,
जो उनको स्टिग्मा फेस करना पड़ता है उसको एलिमिनेट करने के लिए ये कैंपेन है, ठीक है। एथिक्स के अंदर भी आप ये कैंपेन के बारे में लिख सकते हो कि कैसे जो सोशल बिहेवियर है लोगों का टूवर्ड्स HIV पॉजिटिव पेशेंट्स उसको चेंज करने की बात करता है ये। इसके अलावा वर्ल्ड एड्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर को सिंस 1988, और इस बार का जो थीम था वो इक्वलाइज था। अब HIV नाम से ही पता लग रहा है वायरस से ही होता है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ये वायरस हमारे जो इम्यून सिस्टम है उस पर अटैक करता है, एंड धीरे धीरे इससे कंडीशन डेवलप होती है जिसको एड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट। तो अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये याद रख लेना यूनाइटेड नेशन जो है इसके ऊपर काफ़ी जोर दे रखा है यूएन ने, इनफैक्ट इंडिया ने भी दे रखा है। सो यूएन का टारगेट है टू एंड टीबी बाय 2030, इंडिया का टारगेट है टू एंड टीबी बाय 2025, ठीक है। तो इंडिया के और यूएन के टारगेट थोड़े से डिफरेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे टीबी कैसे कॉज होता है, तो एक माइकोबैक्टीरियम होता है, मतलब बैक्टीरिया ही होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो इसको कॉज करता है, ठीक है। एंड इट गेट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हाउएवर इट इज़ क्यूरेबल एंड प्रिवेंटेबल, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए इसके बारे में। थोड़ा सा और इसके बारे में अगर हम जानें तो नेक्स्ट आर्टिकल में आपको मिलेगा। अभी ये पैथो डिटेक्ट किट एक लॉन्च किया है पुणे बेस्ड कंपनी ने, कॉल्ड माई लैब। सो इन्होंने पहला इंडिजिनियस टीबी डिटेक्शन किट बनाया है जिसको अभी CDSCO, दैट इज सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, टीबी एक्सपर्ट कमेटी एंड ICMR से अप्रूवल मिल चुका है। सो ये एक बहुत ही फास्ट, इजी और चीप टेस्ट रहेगा टू डिटेक्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, ठीक है। बट नॉर्मली जब टीबी होती है तो हम लोग उसे कुछ ड्रग से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स होता है, दैट इज आइजोनियाजाइड एंड रिफैम्पसिन, ठीक है। ये आप थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लीजिएगा। बट ये दो दवाइयाँ हैं जिसके थ्रू हम लोग ट्रीट करते हैं टीबी को फर्स्ट स्टेज के अंदर। अगर इससे ठीक हो जाती है देन इट्स ग्रेट, लेकिन अगर नहीं होती इनसे ठीक तो वी से कि दिस इज़ अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, यानी यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है कुछ स्केल के ऊपर उन ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है उसके अंदर। सो वहाँ पे हमें ड्रग्स को चेंज करना पड़ता है, थोड़े से और इंटेंस जो ड्रग्स हैं वो देने पड़ते हैं, ठीक है। सो ये जो किट है ये दोनों को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। ये अच्छी बात है इसके अंदर। नेक्स्ट, इट कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर विच इज़ बेनिफिशियल, मतलब इसके लिए अलग से कोई नया बड़ा सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ गुड फॉर इंडियन विलेजेस एंड जो रिमोट एरियाज हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इथाइलिन ग्लाइकॉल, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट तो हम इसको स्किप कर देते हैं। फिर नेक्स्ट, साइंटिफिक पब्लिकेशन इन इंडिया। सो इंडिया ग्लोबली रैंकिंग इन द साइंटिफिक पब्लिकेशन जम्प फ्रॉम 7th to 3rd इन नेशनल साइंस फाउंडेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स। तो इंडिया का इसमें पोजीशन इंप्रूव हो गया, 7 से 3rd पे आ गया। और इसमें जो लायन शेयर है हमारा, वो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे IIT CSIR और भी जो बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, they contributed 67.5% of total research output between 2001 and 20, ठीक है। तो इन 20 सालों के अंदर जो मैक्सिमम शेयर है वो सेंटर की तरफ से और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आया है। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाला है, प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं अभी तक, तो ये याद रखना। आगे चलते हैं। एक टर्म और इस्तेमाल होता है जब भी हम साइंटिफिक पब्लिकेशन की बात करें, वो है साइटेशन। तो क्या हमने जो अगर कोई रिसर्च पेपर लिखा है उसको कोई यूज़ करा एज ए रेफरेंस, तब हम बोलते हैं कि उसने उसने उस आर्टिकल को साइट किया है। सो अगर आपका प्रोजेक्ट यूज़फुल है तो पीपल विल साइट यू, बट इफ़ योर प्रोजेक्ट इज़ नॉट यूज़फुल देन पीपल वोंट साइट यू, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि क्वालिटी क्या है आपके जो रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किया उसकी। सो इंडिया में प्रॉब्लम ये भी है कि ऑल दो हमारा नंबर इम्प्रूव हुआ है लेकिन जो नंबर ऑफ साइटेशन है वो कम है, ठीक है। तो उतने क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं है हमारे जो साइंटिफिक पब्लिकेशन है। तो ये चीज़ भी आप एक पॉइंट की तरह ऐड कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, कम्युनिटी इनोवेटिव फेलोशिप। तो ये कम्युनिटी इनोवेटिव फेलोशिप जो है ये नीति आयोग का जो इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन उसके अंदर हो रहा है, और दिस इज़ हैपनिंग इन कोलैबोरेशन विद UNDP, ठीक है। UNDP इंडिया जो है उसके साथ हो रहा है।
1 साल का फेलोशिप इनिशिएटिव रहेगा ये, जिसके अंदर जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कम्युनिटी माइंडसेट रखते हैं, कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना चाहते हैं, उनके लिए ये कम्युनिटी इनोवेटिव फेलोशिप काम करेगा। ठीक है, तो ये इसमें याद रखने लायक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है डिजी यात्रा। सो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया डिजी यात्रा फॉर 3 एयरपोर्ट्स इन इंडिया। तो डिजी यात्रा के थ्रू बेसिकली हम एक कॉन्टैक्टलेस सीमलेस एंड प्रोसेसिंग of passengers and airport will be done on the basis of facial recognition technology। यानी आपको अपना एंट्री के ऊपर कोई कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी टिकट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बोर्डिंग पास दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आओगे, आपका फेस डिटेक्ट होगा, उसके बेसिस के ऊपर आपसे जितने भी रिलेटेड जो भी आपका बोर्डिंग पास था वो सब जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल फैसिलिटेट पेपरलेस ट्रेवल एंड अवॉइड आइडेंटिटी चेक्स एट मल्टीपल पॉइंट्स। सो इससे पैसेंजर्स के लिए ईज ऑफ ट्रैवल बढ़ेगा, एंड अंडर दिस ईच पैसेंजर वुड गेट अ यूनिक डिजी यात्रा आईडी। तो इसके लिए एक डिजी यात्रा फाउंडेशन हैज़ बीन सेटअप एज अ जॉइंट वेंचर कंपनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम। तो दिस इज़ अबाउट डिजी यात्रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, सिविल एविएशन से रिलेटेड है। आगे चलते हैं, ऑनलाइन गेमिंग। सो जैसा कि आप जानते हो 2021 के अंदर आईटी रूल्स में अमेंडमेंट किया गया था, और फिर हमने जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है और जो ऑनलाइन न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स हैं उन लोगों के लिए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ का अनाउंसमेंट किया गया था। तो वैसा ही सेम चीज़ आईटी ड्राफ्ट रूल्स को अमेंड करके ऑनलाइन गेमिंग जो है उसको भी रेगुलेट करने की बात हो रही है। सो यहाँ पे मेटी जो है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, दिस विल वर्क एज अ नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑनलाइन गेमिंग। तो याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि कोई और मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। गेमिंग है तो शायद स्पोर्ट्स के अंदर आ रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। ये मेटी जो है ये इसको रेगुलेट करेगा पूरे को। ठीक है, एंड इन द एब्सेंस ऑफ नोडल, अभी तक जो इशू ये हो रहा था कि ये जो नोडल मिनिस्ट्री नहीं थी, तो इन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को परमिशन लेने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के पास जाना पड़ रहा था। जैसे किसी को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, किसी को मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, किसी को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे अलग अलग के पास जाना पड़ रहा था। तब यहाँ से ये ड्राफ्ट रूल से हम लोगों ने ये बोल दिया है कि अब जो है आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी वो इसकी नोडल एजेंसी रहेगी, और इससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन था वो दूर करेगी। सो दिस डिसीजन इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स एम टू पुश द ग्रोथ ऑफ एनिमेशन विजुअल इफेक्ट इन गेमिंग कॉमिक सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, इंडिया को ग्लोबल हब फॉर ऑनलाइन गेमिंग बनाना है, तो उस डायरेक्शन में एक राइट स्टेप है ये। ठीक है, अब बाकी सब चीज़ें आपको पता ही है कि जब हम ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं, एक है गेम ऑफ स्किल और एक है गेम ऑफ लक। गेम ऑफ लक मतलब गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग अलाउड नहीं है, लेकिन अगर कोई गेम ऑफ स्किल है तो उसको आप अलाउ कर सकते हो। तो थोड़ा सा शेडी है यहाँ पे, बिकॉज ड्रीम इलेवन कई लोगों को लगता है, जैसे MPL हो गया या ड्रीम इलेवन जैसी ऐप जो है कई लोगों को लगती है कि सट्टा है, लेकिन उन लोगों ने अपने आप को कोर्ट के अंदर प्रूव करवा दिया कि ये गेम ऑफ स्किल है। ठीक है, इसीलिए अभी तक वर्क कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो याद रखना, ये गेम ऑफ स्किल्स की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि गेम ऑफ चांस या गैम्बलिंग अलाउड ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इन एडिशन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज़ बीन अपॉइंटेड टू रेगुलेट ई स्पोर्ट्स एज पार्ट ऑफ मल्टीपल स्पोर्ट इवेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना, यूथ अफेयर्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें सौंपी गई है टू रेगुलेट द ई स्पोर्ट्स पार्ट्स। ठीक है, तो याद रखना ये वाली चीज़। नेक्स्ट, स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च बाय मेटी। तो मेटी ने G20 का जो डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप है उसके साथ मिलकर ये स्टे सेफ ऑनलाइन जो कैंपेन है वो लॉन्च किया है, और G20 का जो डिजिटल इनोवेशन अलायंस है जिसके अंदर हम लोग कुछ एरियाज पे फोकस करेंगे, जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये याद रखना कि G20 के अंदर भी इस टाइप का डिजिटल अलायंस, इनोवेशन अलायंस जैसा कुछ हुआ था। ठीक है, बाकी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आगे चलते हैं, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IGF 2020। तो ये इनिशिएटिव है, दिस इज इन लाइन विद द UN इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। ठीक है, UN का अपना एक इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है, उसी के लाइंस पे इंडिया ने अपना ये IGF जो है वो सेपरेट चलाया है,
और यहाँ पे बेसिकली कैसे हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बातचीत होती है। ठीक है। अब बाकी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसके अंदर डिटेल्स को देखना, बट अगर आप देखनी हो तो यहाँ पे डिटेल्स गिवन है। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ प्रोजेक्ट वानी। सो प्रोजेक्ट वानी जो है गूगल इंडिया एंड IISC, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इन लोगों ने मिलकर साथ में एक प्रोग्राम या प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसके अंदर वो AI मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके लैंग्वेज सैंपल कलेक्ट करेंगे ऑल अक्रॉस इंडिया। ठीक है। तो ऑल अक्रॉस मतलब 773 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के, उसके अक्रॉस जो भी डिफरेंट डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उनको AI बेस्ड लैंग्वेज मॉडल के अंदर डाला जाएगा और इससे पोटेंशियल डेटा सेट्स बनेंगे जिससे हम आगे और ऐप्स बना सकते हैं जहाँ पे हमें यूज़र को उसकी नेटिव लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट देना हो। ठीक है। लाइक इन केस ऑफ हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, इंक्लूजन, तो वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगा हमारी। नेक्स्ट, एशिया का फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब बना है। सो ये एक्चुअली मेघालय में बना है इन पार्टनरशिप विद स्टार्टअप टेक ईगल। तो इन लोगों ने मिलकर बेसिकली एक ड्रोन के लिए हब बनाया जहाँ से ड्रोन का इस्तेमाल करके हम कुछ वाइटल सप्लाईज हैं जैसे कि ड्रग्स, डायग्नोस्टिक सैंपल्स, वैक्सीन, दे कुड बी क्विकली मूव फ्रॉम हेयर एंड देयर इन द स्टेट। ठीक है। सो दिस इज अबाउट एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब दैट इज सिचुएटेड इन मेघालय। आगे चलते हैं, टू अफ्रीका पर्ल्स। तो टू अफ्रीका पर्ल्स बेसिकली एक कम्युनिकेशन सबसी की कम्युनिकेशन केबल है जो कि अभी अफ्रीका से रन कर रहा है, एशिया यूरोप को कनेक्ट कर रहा है। सो अब फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा अलॉन्ग विद भारती एयरटेल, ये आपस में मिलके एक्सपेंड करेंगे टू अफ्रीका पर्ल्स को टू इंडिया। अब ये जैसे ही इंडिया के अंदर आ जाएगा ये सबसी केबल, तो इससे हमारी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ये जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट है, उसकी जो स्पीड में है उसमें काफ़ी इजाफा होगा। सो दिस इज़ अबाउट दिस टू अफ्रीका पर्ल्स। याद रखना सबसी केबल है। Alright, so with that we are done with the science and tech part.